हेलो एवरीवन, वेलकम टू दित्य क्लासेस। और आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, चलो। देखो यार, सबसे पहले एक तो पॉइंट बता दें, क्लियर कर दें अपनी तरफ से। ये पीरियोडिक टेबल का चैप्टर हम लोग चालू करने जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि क्लास 10th के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल का चैप्टर हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करना नहीं चाहिए था, पीरियोडिक टेबल के सिलेबस को, चैप्टर को यहाँ से हटाना नहीं चाहिए था। ये अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, 10वीं ख़त्म होने वाला है। जैसे ही 10वीं ख़त्म होगा ना, 11वीं में जब जाओगे, 11वीं में कुछ तो प्रिपरेशन करोगे, जेई मेन का, नीट का, कहीं का। अब साइंस का फील्ड ही छोड़ दोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर साइंस का फील्ड पकड़े रहते हो तो जेई मेन, नीट, किसी का तो प्रिपरेशन करोगे, कोई कंपटीशन का। और करना भी चाहिए, बिल्कुल एम रखना चाहिए बड़ा, ठीक है। आईआईटी एडवांस क्लियर करना, नीट क्लियर करना, तो उस कंपटीशन में पीरियोडिक टेबल का महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा सवाल आता है, एक पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब पार्ट बनेगा ना केमिस्ट्री का आगे चल के, पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो यहाँ भी प्ले करता है। अब सोचो खुद ही कि इसमें पूरा क्या है। देखो हेडिंग देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एलिमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। और वो सारे एलिमेंट क्लासीफाइड कैसे हैं, वही हम लोग को नहीं पता चलेगा तो क्या फिर केमिस्ट्री पढ़ के करोगे? कैसे पढ़ोगे? कोई पूछ देगा, नॉर्मली भी कोई पूछ देगा कि बताओ सोडियम कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, क्यों? पढ़े ही नहीं पीरियड। कितना अजीब बात है ना, कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ये एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, सार है। पूरा केमिस्ट्री का ये चैप्टर सार है, निचोड़ है पूरे केमिस्ट्री का। और इसी चैप्टर को गायब कर दिए कि मत पढ़ो। ठीक है, हम लोग के बोर्ड्स के समय में तो यार ये पढ़ना होता था, 12th में भी पढ़ना होता था। इस बार तो 12th सीबीएसई में भी सुन रहे हैं, सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हटा दिया। अब बताओ, 12th से भी हटा दिया। तो अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तब तो मत पढ़ो, तब तो नहीं पढ़ो। लेकिन अगर फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, और पढ़ना फ्यूचर के लिए चाहिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ लो। 2 दिन में, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2-3 वीडियोज़ में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, सब कुछ पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, और इस बार वादा करते हैं कि पीडीएफ आपको लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, हो सके प्रिंट करा लेना। 13 स्लाइड का है, यानी 6-7 पेज में आ जाएगा, आगे पीछे करके 6-7 पेज में ये प्रिंट हो जाएगा। रख लेना प्रिंट करके, और पढ़ लो, समझ लो। टाइम है, 1-2-3 वीडियो देखने में कोई बहुत टाइम नहीं चला जाएगा, लेकिन समझ लेना। ठीक है, बोर्ड्स के लिए तो नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, पूछेगा ही नहीं। लेकिन बोर्ड्स का जब प्रिपरेशन पूरा हो जाए तो फिर ये आके पढ़ के ज़रूर जाना। और जो लोग अभी अभी 10th में गए हैं, अभी अभी बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग है उनका, 10th का अभी समय है, वो लोग आराम से पीरियोडिक टेबल तो पढ़ो ही पढ़ो। हम बता रहे हैं अपने, हम एक्सपीरियंस पे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि नेक्स्ट बैच जो क्लास 10th, क्लास 9th वाला बैच क्लास 10th में आने वाला है, मार्च अप्रैल में आएगा। तो को पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाने वाले हैं, भले उनके सिलेबस में नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम इसलिए हम पढ़ाएंगे वहाँ भी, और इसलिए यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। बाकी आईसीएसई वालों को तो पढ़ना है ही, तो पढ़ ही लो। ठीक है, चलो शॉर्ट में ही ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है अपने को, वो तो क्लास 11th-12th में जाओगे डिटेल में। लेकिन अभी शॉर्ट में ख़त्म करते हैं, ठीक है। कम से कम एक आइडिया तो होना चाहिए। चलो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। 19th सेंचुरी के पहले ना, 19th सेंचुरी के पहले, 19th सेंचुरी यानी क्या यार, 1800 से लेके 1899, यही होता है 19th सेंचुरी। यानी 19th सेंचुरी के पहले, यानी इस 1800 के भी पहले, ईयर 1800 के भी पहले, ठीक है, 1800 से भी पहले तक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा जानकारी एलिमेंट्स के बारे में थी नहीं। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स कुड बी इजीली स्टडीड इंडिविजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बदला, बहुत न्यू न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, मोर एंड मोर ऑफ द ईयर कंपाउंड्स वर प्रिपेयर्ड, और उतना ही ज़्यादा उनका कंपाउंड भी प्रिपेयर किया गया। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे जैसे कंपाउंड डिस्कवर हुए, वैसे वैसे नया नया एलिमेंट भी हम लोग को पता चला। ठीक है, अब आओ आगे। ड्यू टू सो मेनी एलिमेंट्स, तो ये तो इंट्रो है कि ड्यू टू सो मेनी एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन उस समय में भी, जिस समय साइंस के लिए, साइंस में काम चल रहा था, साइंस का रिवोल्यूशन हो रहा था केमिस्ट्री का, उस समय भी कुछ 60+ एलिमेंट्स थे। इतना सारा एलिमेंट को सिंप्लीफाई करके पढ़ने के लिए, और अब तो 118 119 है, इतने सारे एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके पढ़ने के लिए एक सिस्टमेटिक
टेबल बनाया गया जिस टेबल को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। जिस टेबल को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो एक सिस्टमेटिक एंड सिंप्लीफाई स्टडी को इन्हांस करने के लिए क्या बनाया गया, पीरियोडिक टेबल बनाया गया। क्लियर है। तो 1800 से पहले तक इतना ज़्यादा नहीं मालूम था केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद इसको डिस्कवर किया गया। अब देखो अर्लियर अटेम्प्ट फॉर, एक अचानक तो ऐसा बन नहीं गया कि कोई सपने से उठा और बना दिया पीरियोडिक टेबल, धार होते गया, कोई ना कोई इनिशिएट किया होगा इसी के बारे में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो इनिशिएट किए थे, सबसे पहला केमिस्ट जो इनिशिएट किए थे पीरियोडिक टेबल के लिए, वो थे डॉबरनियर। वो कौन थे, डॉबरनियर। तो डॉबरनियर 1829 में, देखो अब ये सब तो तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आएगा और बोर्ड्स में भी नहीं आएगा, और ये सारा पॉइंट तो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी नहीं आता है। हाँ लेकिन ये याद रखना, ओलंपियाड अगर दोगे ना, ओलंपियाड या वो एनसीईआरटी का भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें पूछता है पीरियोडिक टेबल, उसमें पूछता है, ठीक है, उसमें पीरियोडिक टेबल आएगा। तो याद रखना कि डॉबरनियर जो थे 1829 में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को ग्रुप किए, ग्रुप यानी कि ग्रुपिंग में सजा दिए कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को, ठीक है। और कितने कितने के ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप में, कितने कितने के ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप में वो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को सजा दिए। और देखो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को कितने ग्रुप में सजाए हैं, तीन तीन, देखो 3 एलिमेंट्स, तीन तीन के एलिमेंट के ग्रुप में सजा दिए, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रायड्स। किनको क्या नाम दिया, ट्रायड्स। देखो ब्लैक कलर से लिखा है ट्रायड्स, को क्या वो नाम दिए कि इनको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, ट्रायड कह देंगे, ठीक है। क्लियर है, मिटा दे रहे हैं, देख लो यही ट्रायड्स है, ट्रायड्स उनको कहा गया, ठीक है। जो 3 एलिमेंट एक ट्रायड में थे, एक ट्रायड एक ग्रुप, ठीक है, एक ट्रायड में थे, उनका क्या था, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर था। क्या था उनका, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर। तो उनके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी के कारण, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी के कारण वो ट्रायड बनाए, ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुप। तो वो 3 एलिमेंट जो एक ग्रुप में थे ना ट्रायड में, तीनों का क्या सेम होता था, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता था। आ गया, when the elements in a triad were arranged in the order of increasing atomic masses, किस सीक्वेंस में रखा गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, ठीक है। यानी कि पहले मान लो एक हाइड्रोजन है 1 है एटॉमिक मास, हीलियम का कितना हो जाता है एटॉमिक मास 4, उसी तरीके से लिथियम कितना हो जाता है 7, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वे में रखे हैं, ठीक है, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, 3 ही एलिमेंट रखना था, तो पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में रख सजा के रखे, ठीक है। जिसमें से जो मिडिल वाला एलिमेंट था, जो मिडिल का एलिमेंट था, उसका जो मास था ना, वो पहले और तीसरे के अरिथमेटिक मीन था, यानी कि एवरेज था, ठीक है। मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास था, एटॉमिक मास, वो पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एवरेज के बराबर था, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे आगे क्या है, ये स्टेटमेंट को पहले एक्सप्लेन करें, इसके बाद और भी क्लियरिटी आ जाएगा, इसके अगले स्लाइड में चलेंगे। तो देखो, ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस था, सजाने का तरीका ये था। तो ट्रायड्स को डॉबरनियर ग्रुपिंग किस बेसिस पे किए थे, पहला केमिकल प्रॉपर्टी से, दूसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे किए। तीसरा पॉइंट क्या है, उसी पॉइंट में तीसरा पॉइंट क्या है कि जो मिडिल टर्म था, उसका जो एटॉमिक मास था, वो पहले और तीसरे का एवरेज था। क्लियर है, चलें आगे। अब आगे देखो, तो समझा देते हैं पहले तो, ठीक है, देखो समझा देते हैं, यहीं पे ऐड करो और समझना क्या हम कहना चाह रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है 7, अब ये सब याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, सोडियम का कितना होता है 23, और पोटेशियम का कितना होता है 39, ठीक है, ठीक है। तो लिथियम का 7 होता है एटॉमिक मास, क्या है ये एटॉमिक मास है, एग्जाम्पल में करके लिख लेना, एग्जाम्पल में करके लिख, एटॉमिक मास है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, और यही 3 का ग्रुप है, यही 3 का ग्रुप है। इन्हीं 3 के ग्रुप को क्या उन्होंने कहा, इन्हीं 3 के ग्रुप को कहा ट्रायड्स, इन्हीं 3 के ग्रुप को क्या कहा उन्होंने, ट्रायड्स। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को सजा दिए। पहला क्या इसका प्रॉपर्टी, किस बेसिस पे, तो पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। पहला क्या बेसिस था, पहला बेसिस था, पहला पॉइंट था कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक है।
सेम नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा एक है सेम, ठीक है। सिमिलर का मतलब यही होता है। दूसरा दूसरा किस बेसिस पे था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे सजाया है कि नहीं सजाया है? 7 वाला सबसे ऊपर, उसके बाद 23, उसके बाद 39। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इस बेसिस पे। और थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड बेसिस क्या था कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, देखो एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? वो फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं दो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ जरा चेक करना, यहाँ जरा सा चेक करिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। देखो ये 3 पॉइंट है, ये 3 ट्रायड है, मतलब एक ट्रायड है, 3 एलिमेंट है उसमें। तीनों का पहला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दूसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है, देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मिडिल एलिमेंट का जो क्या है, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड के। निकालो जरा, मिडिल एलिमेंट क्या है? सोडियम। इसका जरा एटॉमिक मास अगर निकाल के देखें तो फर्स्ट एलिमेंट 7 और थर्ड एलिमेंट 39, इसका एवरेज ले लो जरा, करो तो एवरेज 46/2, 23। तो ऑलमोस्ट एवरेज मिल जा रहा था हर बार, ऐसा नहीं कि हर बार एवरेज मिल ही रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट एवरेज मिल जा रहा था बीच में। तो यहाँ तो एग्जैक्ट मिल गया 23। क्लियर है? ये लिख लेना, ये स्लाइड एग्जाम्पल करके स्लाइड को लिख, ठीक है। चले और एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 और ग्रुप है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये अल्कली मेटल ग्रुप था। चलो नेक्स्ट स्लाइड और चेक करो फिर से एलिमेंट्स। क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हैलोजन ग्रुप कहते हैं इसको, बिल्कुल कहते हैं। एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 180 और आयोडीन का कितना था? 153, 127, 80 और 120 है और 127, ठीक है। क्लियर है? ये कौन सा ग्रुप कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप जानते तो हो गई हैलोजन ग्रुप के बारे में, कम कार्बन कंपाउंड तो कर क्या, तो हैलोजन ग्रुप पता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन है। और फिर से ये एक क्या है, ये दूसरा ट्रायड है, ये सेकंड ट्रायड है। फर्स्ट ट्रायड देखे थे, वैसे ही ये सेकंड ट्रायड है। फिर से अगर हम बोले किस किस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस बेसिस पे डिपेंडेंट है, ये वाला भी बता दो जरा, जल्दी जल्दी में। पहला कि केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, बार बार नहीं लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, दूसरी बार और आखिरी बार लिख रहे हैं। बार बार किसी चीज़ को थोड़ी ना किया जाता है, हर चीज़ का लिमिटेशन रहता है अपनी लाइफ में। फिर पढ़ाई हो या रिलेशनशिप हो या दोस्ती हो, जो भी हो, बार बार थोड़ी झुका जाता है। चलो तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक तो मेरा आई वैसे लिखाता है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे दिख ही रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजा हुआ है। और थर्ड और आखिरी पॉइंट क्या है? थर्ड और आखिरी पॉइंट क्या है कि मिडिल एटॉमिक मास। अब देखो इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कैसे, मिडिल एटॉमिक मास इज एवरेज ऑफ, ठीक है। तो जो मिडिल का एटॉमिक मास है वो एवरेज है दो का, दोनों का। देखो समझो क्या है, फिर से मिडिल टर्म कौन था? ब्रोमीन था, ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकालना था। क्लोरीन का कितना था? 35.5, 127 डिवाइड बाई ठीक है, ऐड करो जल्दी से, 7 5 12, 3 2 5 1 6, तो 62.2। जरा ऐड करना, 81.25 मिल रहा है। देखो अब देखो 81.25 मिला, इसमें कितना है ब्रोमीन का एटॉमिक मास? एक्चुअल में 80 है, एवरेज के आसपास मिला ना, एग्जैक्टली नहीं लिखा था। देखो इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन, अप्रोक्सीमेटली।
80, 81.5 सब सेम है। यहाँ तो एग्जैक्ट मिल गया, ये बात बोले भी थे, और यहाँ अप्रॉक्सीमेट मिल गया ले दे के हमको। तो ये बेसिस था। अब ये इसमें पहला डिमेरिट तो यही दिख गया ना कि यहाँ अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, कुछ एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है हमको। तो पहला डिमेरिट बाद में डॉबरनियर का, तो यही सबसे पहला डिमेरिट निकल के आया कि आप अप्रॉक्सीमेट चीज़ें बता रहे हैं, आप एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलो कम से कम उन्होंने शुरुआत तो किया किसी चीज़ का ना। स्टार्ट करना ज़रूरी है, स्टार्ट करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, है कि नहीं? दिखा? ठीक है, ये सारा एलिमेंट अब देखो फिर से अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। देखो 40 और 137 है, यहीं पे निकाल के दिखा दें। चलो इधर ही निकाल के दिखा देते हैं, 40 और इसका, तो बीच का चाहिए हमको, बीच में कौन है? स्ट्रोंटियम है, ऐसा नहीं होता है, स्ट्रोंटियम है। ठीक है, इसका कैल्शियम का 40 और उसके नीचे बैरियम है 137, इसका एवरेज मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या? एवरेज होता है। एवरेज लिया, कितना आएगा? जोड़ो, 7 7 1, हाँ 1 बाई 2, ये 88.5 आ गया। 88 पॉइंट, देखो 88 लिया, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? अब समझ में आ गया? अब इससे ज़्यादा तो डिटेल में कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है डिटेल में, इतना आराम से समझो। नहीं समझ में आया फिर से बैक करके देख के, ठीक है? इसको इरेज कर रहे हैं। तो क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, मिडिल टर्म एवरेज, अप्रॉक्सीमेट एवरेज होता है। और यही पहला डिमेरिट निकल के आया था कि आप चीज़ें को अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, आप एक्यूरेट नहीं बता रहे। In these triads, the atomic mass of the middle element is nearly equal to the mean of the first and last element in each triad. फिर से ये पॉइंट लिखा दिए और ये पॉइंट को स्टार पॉइंट डालो कि नियरली इक्वल है। एग्जैक्टली इक्वल मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है, तो इसलिए नियरली इक्वल है। क्लियर है? चले आगे, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। Daubernier could arrange only a few elements out of 63 elements known at that time in the form of triads. अब क्या है कि उस समय, जिस समय डॉबर्नियर ये सब काम कर रहे थे, 63 एलिमेंट्स करीब डिस्कवर हो गया था, उसमें से बस कुछ ही एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में लिख पाए। वो दिख गया, यही 3 है। कितना एलिमेंट हुआ? 9 एलिमेंट। तो 63 में से 9 और भी कुछ होगा, लेकिन इतना कम एलिमेंट्स को ही वो क्या कर पाए थे? अरेंज कर पाए थे ट्राइड के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? सिंस ही गॉट सक्सेस, सक्सेस तो मिल गया, एक आइडिया तो निकल के दे दिए वो, और इसको आगे लेकिन क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स, तो सक्सेस तो मिला उनको इस चीज़ में। कोई स्टार्ट, सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट करना, कंटिन्यू तो आसान है कर जाना, पढ़ाई में भी रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी एक बार अगर लय आ जाता है तो कितना आदमी लंबा खींच देता है पढ़ाई में, वैसे ही यहाँ भी है। कोई चीज़ नया शुरू तो करो, तो फिर सुधरते 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 हम लोग के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, तो शुरू किए थे डॉबरनायर, इसके लिए उनके लिए क्लैपिंग तो जरूर बनता है। ठीक है, अब आप आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या, देखो ये स्लाइड में फिर डाल दिए। इन 1864 में क्या हुआ? जॉन न्यूलैंड्स थे जो इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड के केमिस्ट और म्यूजिशियन थे, वो म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने अरेंज किया था कुछ एलिमेंट्स को उस समय में इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। फिर से उनका भी वही था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में। 1829 में डॉबरनेयर है, 1864 में जॉन न्यूलैंड। सोचो गैप देखो कितना ज़्यादा है। ही ऑब्जर्व दैट, वो क्या एक चीज़ बात ऑब्जर्व की है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट रिसेंबल्ड दोज ऑफ द 8th एलिमेंट बिफोर इट एंड ऑफ द 8th एलिमेंट फॉलोइंग इट। समझना मतलब क्या है कि शुरुआत का 1 से लेके 8 एलिमेंट तक का जो प्रॉपर्टी है, 1 से लेके 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट के पहले तक का प्रॉपर्टी, जितना एलिमेंट है 8वें एलिमेंट के पहले तक का जितना एलिमेंट है, वो सब किसको रिसेंबल कर रहा है? 8th एलिमेंट के बाद के एलिमेंट्स को। समझना, जैसे क्या बता रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ एक लड़का खड़ा है, ठीक है, राम जी खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, राम जी खड़े हैं। राम जी के पहले कुल मिला के 7 लोग खड़े हैं, 3 5 6। राम जी के पहले 7 लोग खड़े हैं, और राम जी के बाद जो है ना, राम जी के बाद कितने लोग खड़े हैं? 7 लोग और खड़े हैं। चाहे जितने भी लोग खड़े हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा है। ठीक है, अब समझना कहने का यहाँ क्या मतलब है कि राम जी के पहले तक, राम जी के पहले के जो 7 एलिमेंट है, राम जी 8वें नंबर पे हैं इसमें,
इधर से देखा जाए 8th पोजीशन पे, तो इस 8th एलिमेंट, इसी को एलिमेंट मान लो, इस 8th एलिमेंट के पहले का एलिमेंट और इस 8th एलिमेंट के बाद का एलिमेंट क्या रिसेंबल कर रहा था, एक जैसा बिहेवियर रिसेंबल कर रहा था। अब समझ में आ गया? यानी ये इस 8 में राम जी के पहले 7 और राम जी के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, वो इंसान लोग सेम रिसेंबल कर रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो न्यूलैंड ये ऑब्जर्व किए थे कि ऐसा उनको दिखा। ठीक है, कि अब ये वाला पॉइंट समझ में आया। दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर रिपीटेड एवरी 8th एलिमेंट लाइक द 8th नोट ऑफ एन ऑक्टेव इन म्यूजिक। मतलब कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है एलिमेंट का, रिपीट कर जा रहा है। समझना फिर से, हर 8वें एलिमेंट यानी हर राम जी के बाद, देखो 8वां इंसान है राम जी, हर 8वें इंसान के बाद प्रॉपर्टी क्या कर जा रहा है, रिपीट। यानी जैसा ये लोग था वैसा ही ये लोग है। समझ में है? ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरीके से इसको, क्योंकि वो म्यूजिशियन थे ना, तो वो इसको एक म्यूजिशियन वाला पॉइंट से जोड़ दिए। क्या कि 8 सुर होता है टोटल, देखो तो, नहीं 7 सुर होता है, 8 सुर, देखो क्या कौन सा होता है, सा रे गा मा पा, पा होता है, प होता है, पा होता है, पा धी, सा रे गा मा पा ध, प ध, प ध नी सा, यही होता है सा रे गा मा प ध नी सा। ठीक है, कितना सुर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस 8वें सुर के बाद, इस 8वें सुर के बाद वापस रिपीट होता है आगे, वापस सारे गामा रिपीट होता है कि नहीं होता है, वापस सारे गामा रिपीट होता है कि नहीं होता है, वापस यहाँ से सारे गामा रिपीट होता है। दिख रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये 8वें सुर के बाद, इस 8वें सुर के बाद वापस से क्या हो जा रहा है, नोट रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो न्यूलैंड क्योंकि म्यूजिशियन भी थे, तो वो इस पॉइंट को ना, इस बात को एलिमेंट के हर 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, इस बात को वो किससे कर दिए थे रिप्रेजेंट, पता है? म्यूजिक से, इससे रिप्रेजेंट कर दिए थे, म्यूजिक से। और वो म्यूजिक से हम तुमको हम सबको रिप्रेजेंट करके दिखा भी दिए। ठीक है, फ्रॉम द अरेंजमेंट गिवन above, it is observed that every 8th element has similar properties, that is lithium, sodium, potassium have similar property। हर 8वें एलिमेंट्स के बाद क्या है, प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, सिमिलर हो जा रहा है। यानी लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, क्योंकि ये हर 8 एलिमेंट के बाद पढ़ रहा है ये लोग साथ में। ठीक है, आ गया समझ में? न्यूलैंड्स इसी चीज को, इन्हीं लॉ को क्या बोले, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब 8, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट दिस न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क वेल फॉर हैवियर एलिमेंट्स। लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट के लिए तो ये वाला क्लासिफिकेशन वैलिड था, लेकिन जहाँ हैवियर एलिमेंट्स आया ना, भारी भारी एलिमेंट, ये वाला उनका जो लॉ था ये डाउन हो गया। ठीक है, ये डाउन हो गया, ये चल नहीं पाया। क्लियर है? तब उसके बाद आए मेंडलीव। तब कौन है, मेंडलीव। और ये था पीरियोडिक टेबल का असली रिवोल्यूशन का टाइम। मेन पीरियोडिक टेबल का रिवोल्यूशन मेंडलीव ही करके लाए थे। ठीक है, मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे, जिनका पूरा नाम क्या था, डिमित्री मेंडलीव। उन्होंने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल 63 एलिमेंट्स, सारे 63 एलिमेंट्स जो उस समय प्रेजेंट थे, सबका उन्होंने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सबका प्रॉपर्टी उन्होंने क्या किया, पढ़ा था, स्टडी किया था उनके बारे में, और कुछ पॉइंट जो था वो अपने तरफ से ऑब्जर्व करके लेके आए। क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या पॉइंट था वो समझना। देखो, सिमिलैरिटीज ही पोस्टुलेटेड द पीरियोडिक लॉ कॉमनली कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो उन्होंने जो जितने 63 एलिमेंट्स को पढ़ के और जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने, उस पीरियोडिक टेबल को आज के डेट में किस नाम से जानते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, या जो भी लॉ उन्होंने दिया। ठीक है, When Mendeleev arranged the elements in the order of increasing atomic masses, he observed that the elements with similar properties appeared at regular intervals. जब मेंडलीव इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के संदर्भ में जब भर रहे थे एलिमेंट को, तो क्या ऑब्जर्व किए कि हर एक सर्टेन इंटरवल के बाद
एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। वो ये चीज़ ऑब्जर्व की, ये चीज़ न्यूलैंड भी ऑब्जर्व किए थे, ये न्यूलैंड भी ऑब्जर्व किए थे, कोई अलग तो नहीं है, न्यूलैंड भी ऑब्जर्व करके लाए थे ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि हर सर्टेन एलिमेंट्स के बाद क्या हो जा रहा है, पीरियोडिक टेबल जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का, वो रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, सिमिलर हो जा रहा है। दिस लेड हिम टू स्टेट हिज फेमस पीरियोडिक लॉ इन 1869। 1869 में जाके ये जो ऑब्जर्वेशन था उनका, ये उनको बढ़िया सा पीरियोडिक टेबल, उस जमाने का सबसे लेटेस्ट एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल लाने में उनको मदद किया था। ठीक है, द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, क्या उनका पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या वो बोले कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, वो एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन यानी एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होता है, एलिमेंट्स अपना वापस से, मतलब से एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट अपना प्रॉपर्टी को सिमिलर कर लेता है पीछे वाले से। ठीक है, ये बताएं। अब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आज मेंडलीव तक खत्म करेंगे 12-13 स्लाइड से, इसके बाद हम लोग फिर एंटर कर जाएंगे मॉडर्न में, और मॉडर्न खत्म हो जाएगा तो 1-2 क्लास ही में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल समझो। व्हेन मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ही ऑब्टेन्ड अ चार्ट कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जब मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे ना, तो उनसे ये बना, चार्ट बना कॉलम का और हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, यानी कुछ एलिमेंट्स रो में आ रहा था, हॉरिजॉन्टली आ रहा था, और कुछ एलिमेंट्स कॉलम में भर आ रहा था। ठीक है, ही कॉल्ड दिस चार्ट पीरियोडिक टेबल। इस चार्ट को वो क्या नाम दिए, पीरियोडिक टेबल नाम। देखो आगे मेंडलीव का चार्ट ये रहा, अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो मेंडलीव इस पीरियोडिक टेबल को क्या नाम दिए, इस चार्ट को क्या नाम दिए, पीरियोडिक टेबल। दिस पीरियोडिक टेबल इज कॉमनली नोन एज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और इसी पीरियोडिक टेबल को कॉमनली किस नाम से जानते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। मेंडलीव लेड मोर स्ट्रेस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव का सबसे ज्यादा स्ट्रेस फोकस किस पे था, कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, उनका एटॉमिक मासेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को सजाना ही सजाना है, इस पे उनका एम्फेसाइज नहीं था, इनका जोर इस चीज़ पे नहीं था। किस बात पे उनका जोर था, कि प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी सिमिलर मिलना चाहिए, इस बात पे उनका ज़्यादा जोर था। ठीक है, इसीलिए वो अपने जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें कुछ गैप छोड़ दिए थे, कुछ स्पेस छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि आने भविष्य में आने के समय में और भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो उस गैप को फिल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो ये चीज़ फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एक्सपेक्टेड पोजीशन छोड़ दिए थे, ही लेफ्ट अ गैप फॉर इट, उसके लिए जगह छोड़ दिए थे। ही प्रेडिक्टेड दैट न्यू एलिमेंट्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो नए एलिमेंट आएंगे, डिस्कवर होंगे कभी, वो इन गैप्स को भरेंगे, और जो भी जब भी डिस्कवर होगा तो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब आ गया, सिर्फ बता तो रहे हैं, सिर्फ इसमें समझते चलो। ठीक है, समझते चलो, इस बस उतना ही है। देखो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये वर्टिकल कॉलम से और ये हॉरिजॉन्टल कॉलम से। ठीक है, तो इस चार्ट को वो पीरियोडिक टेबल बोले। ये क्या है, लिख लो ना हो तो, यही है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये घबराना नहीं कि इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद वाद नहीं करना है, हमको खुद नहीं याद है। ठीक है, इसको याद वाद नहीं करना है, ये तो एक अच्छा स्लाइड बनना चाहिए तो बना दिए भाई। ये ही मेंडलीव अपना मेन चीज़ दिखाना क्या था, वो चीज़ दिखा रहे हैं। मेन चीज़ दिखाना था कि ये सारा जो गैप छोड़े हैं, दिख रहा है, ये सारे पोजीशन पे गैप जो छोड़ा है इनका, ये सारा पोजीशन देखो खाली है, दिख रहा है, गैप छूटा हुआ है, दिख रहा है, यहाँ सब सब गैप दिख रहा है। तो ये सब जो गैप छूटा है ना, मेन ये चीज़ हमको दिखाना था, कि वो ये प्रेडिक्ट करके गए थे कि यहाँ यहाँ एलिमेंट्स आएगा, और जब भविष्य में एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ तो देखो यहाँ पे सारा आया। अभी अगर बता दें क्या क्या एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में, हीलियम, लिथियम, लिथियम तो उधर लिखा है, तो ऐसे में नहीं, हाँ हीलियम था, इसके बाद इधर आया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, से ये ऊपर का छूट ही दिए हैं। हीलियम डिस्कवर हुआ तो वहाँ लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखा है, और भी जो भी आगे जाके डेवलप हुआ वो सब लिखाते चले गया। देखो हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीज, ब्रोमीन, आयोडीन है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का। चले आगे, अब आ गया
व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी जब बोर्ड होता था ना तो ये सवाल बहुत पॉपुलर था, जब 10th बोर्ड में था ये सवाल। आईसीएसई वालों को पूछेगा, लेकिन 10th बोर्ड में आईसीसीबीएसई वालों में भी ये सवाल एक समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था जब सिलेबस के अंदर था। अब तो है ही नहीं, तो क्या ही बात करें अब तो। ठीक है, तो क्या एसेंशियल फीचर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का था? पहला कि वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड्स कहा। दिख रहा है? तो पहला पॉइंट क्या है, पहला एसेंशियल फीचर कि वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल कॉलम को उन्होंने क्या कहा, पीरियड कहा। देखो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इसको इन्होंने पीरियड कहा और इसको क्या बोला, ग्रुप। ठीक है, तो वर्टिकल को ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड का। दूसरा पॉइंट, देयर वर इन ऑल 8 ग्रुप्स, टोटल 8 ग्रुप उन्होंने बनाए। दिख रहा है 8 ग्रुप बना है, दिख रहा है, 1 से लेके देखो 8 ग्रुप तक है, तो टोटल 8 ग्रुप बनाया उन्होंने। एंड 7 पीरियड्स, और 7 पीरियड, वो भी दिख रहा है कि 7 पीरियड काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 पीरियड टू एकोमोडेट मोर एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए, कि फ्यूचर में भी और एलिमेंट आएगा उसको भी एकोमोडेट करने के लिए इतना सारा उन्होंने किया। 4 5 6 7 को क्या कर दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। 4 5 6 7, देखो पीछे 4 5 6 7, देख रहा है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फर्स्ट, 2 भाग में डिवाइड कर दिए ज़्यादातर एलिमेंट को इसमें एडजस्ट करने के लिए। दिख रहा है, ये सब उनका फीचर है ना उनके पीरियोडिक टेबल का, इसीलिए ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला, द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप रिसेंबल्स ईच अदर इन द मेनी प्रॉपर्टीज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शोज द सेम वैलेंसी। सारे ग्रुप में जो जितने एलिमेंट्स थे एक ग्रुप में, वो सब सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते थे और उनका वैलेंसी भी सेम होता था। देखो ग्रुप में, देखो ग्रुप में जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अगर एक ग्रुप में देखें तो सब सिमिलर प्रॉपर्टी भी शेयर करता है और उसके साथ साथ क्या कर रहा था, वैलेंसी भी उनका सेम हो रहा था कुछ कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, अगला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज ग्रेजुअली इन एनी पीरियड वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में जैसे ही हम लोग जा रहे थे लेफ्ट टू राइट में, तो प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज कर रहा था। उनका ये खासियत था कि अचानक से ऐसा नहीं हो रहा था कि प्रॉपर्टी कुछ अलग ही हो जाए, धीरे धीरे चेंज हो रहा था, ग्रेजुअली चेंज कर रहा था। और लास्ट पॉइंट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज सर्टेन गैप्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सर्टेन गैप्स था, दीज गैप्स वर लेफ्ट टू एकोमोडेट द फ्यूचर एलिमेंट। फ्यूचर एलिमेंट को एकोमोडेट करने के लिए ये गैप छूटा हुआ था। क्लियर है? नोट पॉइंट पे जरा देखना, नोट पॉइंट पे क्या लिखे हैं। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को तो डिस्कवर कर ही दिया था उस समय, उसी समय कर दिए थे, जैसे एल्यूमिनियम को डिस्कवर कर दिए थे, लेकिन नाम उन्होंने संस्कृत वर्ड का यूज इस्तेमाल किया था, जैसे ईका, द्वि, ये सारे वर्ड जो संस्कृत वर्ड है, एका का मतलब एक, द्वि का मतलब 2, तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने डिस्कवर किया था जो संस्कृत नेम से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने प्रीफिक्स उसके लिए लगाया था। क्लियर है? चलो देख लो जल्दी से यार, प्रीफिक्स उन्होंने लगाया था। ठीक है, जैसे अगर एक आध एग्जांपल ले लो तो लिख लो यहाँ पे, जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, ये सारा एलिमेंट उस समय नहीं डेवलप था, डिस्कवर था, लेकिन उन्होंने प्रेडिक्ट कर रखा था। और ये क्या है, ये संस्कृत वर्ड है, ये चीज़ इन्फ्लुएंस था। तो ये सारा एसेंशियल फीचर्स पहले पूछता था बोर्ड में, अब तो नहीं पूछता है। दूसरा जो पॉपुलर सवाल बोर्ड्स में पूछने का, तो ये रहा, ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो भी बता दो। तो या तो फीचर पूछे मेंडलीव का या ड्रॉबैक पूछे। पीरियोडिक टेबल तो नहीं बोल सकता ना कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दे दो, वो 2 चीज़ पूछता था, एक फीचर ऑफ मेंडलीव, दूसरा ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव। इसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी फीचर पूछता है। चलो यहाँ से देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ चालू हो रहा है, ये कल कराएंगे अगले वीडियो में, आज भर बस ये प्रॉपर्टी पढ़ लो। ड्रॉबैक क्या था, पहला, इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल। इन मेंडलीव्स टेबल certain pairs of elements were placed in the reverse order of atomic masses। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, कुछ एलिमेंट्स जो थे वो रिवर्स एटॉमिक मासेस में प्लेस हुए थे। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में होता है, उन्होंने डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में प्लेस करके रखा था। तो ये दिक्कत था, जैसे कोबाल्ट का जो है एटॉमिक मास ज़्यादा है निकल से, लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिए थे और निकल को बाद में रखे थे। देखो यहाँ पे कोबाल्ट को पहले रख दिए थे, प्लेस कर दिए थे, और निकल को बाद में प्लेस किए थे। देखो कहाँ चला गया, कहाँ, ये रहा, देखो कोबाल्ट को पहले रख दिए और निकल को उसके बाद में रखे थे। ठीक है,
जबकि कोबाल्ट भारी था और निकेल हल्का था। ठीक है, अगला पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के पोजीशन को वो नहीं छोड़े थे। आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो आइसोटोप्स के लिए उन्होंने कोई सेपरेट स्पेस नहीं छोड़ा था टेबल के अंदर। तीसरा डिमेरिट, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। डिसिमिलर मतलब एक जैसा एलिमेंट नहीं है, उसके बाद भी उनको सेम ग्रुप में डाला गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये ग्रुप था, देखो तो क्या पोटेशियम और कॉपर है सेम? क्या पोटेशियम और कॉपर एक जैसा प्रॉपर्टी शेयर करता है? कॉपर का तो वैलेंसी भी +2 होता है, पोटेशियम का +1, सोडियम का भी 1, लिथियम का भी 1, हाइड्रोजन का भी 1। लेकिन कॉपर का तो पोटेशियम देखो वैलेंसी चेंज कर जा रहा है, कर रहा है चेंज। उसी तरीके से क्या मैग्नीज और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एक जैसा प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? तो ये सारा दिक्कत उनके साथ, उनके पीरियोडिक टेबल के साथ था। क्लियर है? अगला सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। केमिकली सिमिलर एलिमेंट जो थे उनको उन्होंने सेपरेट करके रख दिया। ठीक है, तो सर्टेन एलिमेंट्स विच अपीयर टू बी केमिकली सिमिलर, कुछ एलिमेंट जो एक जैसे दिख रहे थे, केमिकली सिमिलर थे, उनको भी उन्होंने अलग अलग सजा दिया, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। ये उनका ड्रॉबैक था। और आखिरी ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन को डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को रखना कहाँ है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की तरह भी काम करता है अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल जैसा, और नेगेटिव आयन हैलोजन की तरह भी काम करता है। दस हाइड्रोजन रिसेंबल्स बोथ, हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी रिसेंबल करता है। देयरफॉर इट कैन बी प्लेस्ड बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7। इसलिए उसको ग्रुप 1 में भी रखना चाहिए था और ग्रुप 7 में भी रखना चाहिए था। मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉट नॉट मेड क्लियर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्लियरली मेंशन नहीं किए थे मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? तो ये सारा ड्रॉबैक। एसेंशियल फीचर्स, मेंडलीव से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, एसेंशियल फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और दूसरा क्या था? ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कभी कभी न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ भी पूछ लिया जाता था 2-2 नंबर में। वो सब चीज़ बता दिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब एक ये टॉपिक बचा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये खत्म करके कल ही खत्म हो जाएगा मेरे से, मतलब अगले वीडियो में। 6 स्लाइड और बच रहा है, अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा, या एक वीडियो और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।